हेलो मित्रों, एक बार फिर से अभिनंदन है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 के लिए है। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर लिखकर व्हाट्सएप नंबर उस पर आपको ये सेंड कर दी जाएगी। और इस वीडियो को दोस्तों आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना, ताकि आपको जो प्रश्न हैं दोस्तों हिंदी भाषा से लेकर वो सभी प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। और यदि इस प्रश्न यहाँ से यदि कोई भी आता है तो प्रश्न वो यहाँ से जो है बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना रुके बिना स्किप किए आपको देखना है। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा एक समूह का नाम है जिसमें हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं तथा 17 बोलियों को माना जाता है। हिंदी शब्द मूलतः यदि बात करें हम तो वो फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि हिंदी जो शब्द आया है दोस्तों वो फारसी भाषा से आया है। अब अपभ्रंश भाषा के 7 भेद मांगे गए हैं दोस्तों। अपभ्रंश जो भाषा है उसके 7 भेद माने गए हैं और उससे अपभ्रंश भाषा से विकसित रूप कौन कौन से हैं वो भी आपको सामने दिए गए हैं। तो इस वीडियो को हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले शोरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश, ये 7 भेद माने गए अपभ्रंश भाषा के। और इससे विकसित रूप कौन कौन से दोस्तों? पहाड़ी शोरसेनी अपभ्रंश जो विकसित रूप है आर्य भाषा का वो कौन सा है? राजस्थानी है और पश्चिमी हिंदी है। पैशाची अपभ्रंश पंजाबी है और लहंगा है। खस अपभ्रंश से बात करें हम तो गुजराती आती है। और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का उद्गम हुआ है, विकसित हुई है। महाराष्ट्री भाषा से आप जानते हैं सभी मराठी ये सिंपल है। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और मागधी अपभ्रंश से जो है बिहारी आर्य भाषा का उद्गम हुआ है, यह विकसित हुई है। तो हिंदी का जो विकास है दोस्तों वो अपभ्रंश हुआ है, ध्यान रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम दोस्तों, हिंदी की उपभाषा कितनी है? टोटल 5 है दोस्तों। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था 5 है। पहाड़ी है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है एंड बिहारी हिंदी, ये आती है इसमें बिहारी। तो अब हिंदी की उपभाषा कितनी है? 5। अपभ्रंश की जो अपनी पढ़ी थी 7 भाषाएं दोस्तों। अपभ्रंश की मुख्य रूप से जो 7 पढ़ी थी, मुख्य रूप से 3 प्रकार अपने जो है सिलेबस में समाहित किए गए हैं। तो मुख्य रूप से 3 भेद हैं। एक तो शोरसेनी है दोस्तों फर्स्ट वाली, एक अर्धमागधी और एक मागधी है। इनको याद करने की ट्रिक दोस्तों बहुत ही शानदार है, वो आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो देखते रहें या बने रहें। शोरसेनी अपभ्रंश दोस्तों 3 भाषाओं का उद्गम होता है। हिंदी की मतलब 3 उपबोलियाँ यहाँ से निकलती हैं, एक तो पहाड़ी, दूसरी राजस्थानी और तीसरी पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी से निकलती है पूर्वी हिंदी और मागधी से आती है बिहारी। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आते हैं परीक्षा में कि बिहारी का उद्गम किस भाषा से हुआ है, या पूर्वी हिंदी का या पश्चिमी हिंदी का, या पहाड़ी या पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी अंदर कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं उन्हें हमको यहाँ पर जो है गौर से देखना है दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो देखिए शोरसेनी अपभ्रंश जो है उससे पहाड़ी, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी का विकास होता है। 3 भाषाओं का यहाँ से मुख्य रूप से माना जाता है दोस्तों। अब पहाड़ी के अंतर्गत एक कुमायूनी आती है जिसमें उत्तरांचल दोस्तों आता है, ध्यान रखें। उसके बाद नंबर 2 गढ़वाली आती है और तीसरी उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड आ गया यहाँ पर। और इन तीनों को मिलाकर दोस्तों ये जो है बोली जाती हैं वो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। 3 बोलियाँ पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी में आप जानते हो मारवाड़ी है, मेवाती है, ढूंढाड़ी है, मालवी है, बांगड़ी है, ढूंढाड़ी है और हाड़ौती है। ये सब राजस्थान की उपबोलियाँ दोस्तों राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसके बाद पश्चिमी हिंदी की बात करें जिसमें ब्रज भाषा है दोस्तों, बुंदेली है, बगरू है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, दक्षिणी है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें ट्रिक बहुत ही अब छत यानी कि अवधि
एक बघेली और दूसरी है छत्तीसगढ़ी। अवधि एक छोटी मात्रा दोस्तों आती है, वो होती है, उसका अर्थ होता है समय। अवधि मतलब समय और ये अवधि मतलब एक भाषा होती है। दोनों में कभी कभी जो शब्द युग में पूछा जाता है। इसके बाद बात करें हम तो बिहारी के अंतर्गत भोज में मैथी, ये ट्रिक है इसकी। तो भोजपुरी, मगही एंड मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से यदि हम बात करें दोस्तों, जो हमारे संविधान में जो भाषा है टोटल 22, उसमें मतलब इसमें इसको दर्शाया गया है। पूरे में 22 बोलियाँ आपको बताएंगे यहाँ पर। हालांकि मानी कितनी गई दोस्तों, 18 या 17 मानी गई हैं हिंदी में, किंतु मैंने संविधान की जो बोलियाँ टोटल 22 उसको इसमें आपको इस प्रकार से दिखाया है बांट कर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो लगभग दोस्तों इसमें, तो दोस्तों इसमें 100 प्रश्न समाहित किए गए हैं हिंदी भाषा से। तो आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना है। तो सबसे पहला प्रश्न रहा दोस्तों, हिंदी किस भाषा का शब्द है? जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट में फ्रेंड में ही बताया कि किस भाषा का शब्द है हिंदी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फारसी भाषा का शब्द दोस्तों। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद किस भाषा में है? तो पता है आपको, ये वैदिक संस्कृत में है। किस भाषा परिवार हिंदी किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? तो भारोपीय, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, प्रश्न है। नेक्स्ट, भारोपीय कहा जाता है। भारत में किस भाषा को सर्वाधिक बोला जाता समझा जाता है और बिहार में उपयोग किया जाता है? तो हिंदी भाषा को लगभग जो 13 राज्यों में भारत में इसको बोला जाता है हिंदी भाषा को, और दुनिया में इसका 30 नंबर स्थान आता है क्षेत्र पढ़ने में। हिंदी भाषा के विकास को कितने भागों में बांटा गया? तो सिंपल उत्तर है इसका 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल की किस काल की भाषा है? तो उत्तर होगा वैदिक संस्कृत काल की है दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा थी, कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल की जो भाषा थी वो कौन सी दोस्तों? लौकिक संस्कृत थी। नेक्स्ट, रामायण और महाभारत को किस भारतीय आर्य भाषा का काल में जो स्थान दिया जाता है? तो उत्तर जाकर प्राचीन भाषा के अंतर्गत इसको दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या, समस्त प्राकृत भाषाओं का विकास कब हुआ दोस्तों? तो इसका उत्तर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक का इसका बीच के मध्य में विकास होता है प्राकृत भाषा का। हिंदी की जननी मानी जाती है। तो वैसे अपन दोस्तों हिंदी जननी कहा जाता है, संस्कृत को कहते हैं, किंतु यहाँ पर जो इसका उत्तर है दोस्तों वो है जो है इसका उत्तर अपभ्रंश माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश को मानते हैं, अपभ्रंश को हिंदी की जननी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की अपभ्रंश अभी मैंने पढ़ा था, हिंदी राजस्थान जिसमें पश्चिमी हिंदी आती है उसमें शोरसेनी के अंतर्गत आती है। शोरसेनी से इसका उद्गम होता है, हिंदी की उत्पत्ति होती है जो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, अपभ्रंश को निम्न में से किस भाषा से संबंधित किया जाता है? अपभ्रंश को तो अबहट्ट, देश भाषा यानी अबहत्त, चारों से इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी भाषा संश्लिष्ट यानी सुधरा हुआ रूप है? इसका उत्तर होता है संस्कृत। संश्लिष्ट मतलब होता है सुधरा हुआ रूप बहुत ज़्यादा, तो इसका उत्तर संस्कृत दोस्तों। संस्कृत में किसी भाषा का शब्द बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, शुद्ध रूप है उसका। निम्न में से वियोगात्मक भाषा जो मानी जाती है वो मानी जाती है दोस्तों अपभ्रंश। वियोगात्मक भाषा मानी जाती है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों ये। नेक्स्ट, मागधी भाषा को कहा जाता है। मागधी भाषा को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो बहुत सिंपल अच्छा सवाल है, प्रश्न है ये दोस्तों। मागधी भाषा को क्या कहा जाता है? तो पाली भाषा भी मागधी भाषा को, ये दूसरा नाम है इसका। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पदों के स्थान पर निश्चित नहीं होना किस भाषा की विशेषता है? पदों के स्थान पर निश्चित नहीं होती है मतलब, तो ये संस्कृत ऐसी भाषा है जो पदों का स्थान निश्चित नहीं होता है इसमें। बौद्धों का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो सिंपल उत्तर इसका पाली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। बौद्धों का जो साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यदि हम बात करें तो सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अधिधम्म पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अच्छा प्रश्न है, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यदि हम बात करें, किस भाषा को मध्यकालीन भारतीय भाषा आर्य भाषा का काल के अधम माना गया है?
किस भाषा को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के काल के मध्य माना गया, अधम माना गया है? तो प्राकृत भाषा को माना गया है। किस भाषा को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के अधम माना गया, कि मतलब लव साथ में माना गया, तो प्राकृत भाषा को माना गया है। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जैन साहित्य को जो लिखा गया है प्राकृत भाषा में लिखा गया है, सॉरी, या पाली भाषा में लिखा गया है, या फिर इसको जो है अब्रेंस या संस्कृत भाषा में लिखा गया है? तो उसका उत्तर दोस्तों है हमारा, इसको प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यदि बात करें दोस्तों हम, प्राकृत भाषा के कितने भेद माने गए हैं? मागधी, शोरसेनी एंड अर्धमागधी तीनों ही माने गए हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अनेक भाषा, वियोगात्मक या पतित या बिगड़ा हुआ भाषा का रूप। राइट आंसर नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों हम, आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ है, किससे हुआ है आधुनिक आर्य भाषा का विकास? तो अभ्रंश से हुआ। आधुनिक आर्य भाषा का जो विकास हुआ है दोस्तों वो अभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत में अभ्रंश के कितने रूप प्रचलित में हैं? तो 7 रूप प्रचलित हैं। वेरी वेरी मोस्ट में, उत्तर भारत में अभ्रंश के कितने रूप प्रचलित हैं दोस्तों? तो 7 रूप प्रचलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी किस अभ्रंश से विकसित होती है? हिंदी, तो हिंदी अभी इससे प्रश्न अपन पढ़ चुके हैं पहले ही दोस्तों। शोरसेनी से इसका जो है उद्गम होता है। सिंधी किस अभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा है? तो अभी अपन ने फर्स्ट जो पेज था दोस्तों उसमें से पढ़ा था। इसका उत्तर है ब्राउज्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठी किस अपभ्रंशीय भाषा की देन है? मराठी सभी को पता, भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश का मिश्रित रूप है? पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो होता है अर्धमागधी से। अपन ने एक साथ 3 पढ़े थे। शोरसेनी से उद्गम होता है, शोरसेनी से 3 का रूप होता है, और उसके बाद अर्धमागधी से 1 का होता है, और मागधी से भी 1 का होता है। तो इस प्रकार 5 भाषा हिंदी की उपभाषा, सॉरी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे, बिहारी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बिहारी भाषा का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है दोस्तों? अर्धमागधी से नहीं हुआ है, मागधी से हुआ है। सॉरी, ये मिसप्रिंट है प्रश्न शायद, ये दोस्तों जो है, हाँ बिल्कुल सही है, मागधी से हुआ है। इसका जो उद्गम होता है वो अर्धमागधी से होता है। यदि इसको हम चेक करें तो एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसका चेक कर लेते हैं अपन इसका, क्योंकि ये मैंने जो डायग्राम बनाया दोस्तों वो बिल्कुल सही बनाया। देखिए, देख सकते हैं आप, हीरा बिहारी भाषा का जो उद्गम होता है तो किससे होता है? मागधी से होता है, ना कि अर्धमागधी से। तो जो अभी मैंने आपको ऑप्शन लगवाया वो सही है। इसमें मिसप्रिंट देखा थोड़ा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? मागधी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से माना जाता है? तो पंजाबी का किससे माना जाता है दोस्तों? इसका माना जाता है पैसाची, मतलब अपभ्रंश का वाल्मीकि शंभू कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि को कहा जाता है, जबकि अपभ्रंश का जो वेद व्यास है दोस्तों वो कहा जाता है पुष्पदंत को। अच्छा प्रश्न है, दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है दोस्तों? ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं प्रश्न। पुष्पदंत को कहा जाता है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि शंभू, शंभू है दोस्तों, ये शंभू नहीं है, ये मात्रा छोटा की बड़ा की, सॉरी। और अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है पुष्पदंत को। दोनों प्रश्न वेरी मच इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर पढ़ते हैं, देसिल बयाना सब जन मिठा तेसऊ जम्पू अब हट्टा। इसका तात्पर्य, मतलब ये पंक्तियाँ वो किसके द्वारा लिखी गई? तो विद्यापति के द्वारा पंक्तियाँ दोस्तों लिखी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम, देवनागरी लिपि में निम्न में से कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में निम्न में से कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो नेपाली है, मराठी है, संस्कृत है, उपयुक्त सभी लिखी जाती हैं। गुरुमुखी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो अरबी भाषा की लिपि। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सॉरी पंजाबी नहीं, इसका उत्तर पंजाबी है। गुरुमुखी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो ये पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है?
तो जयभट्ट के शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है दोस्तों वो जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। तो लगभग ये जो पूरा वीडियो दोस्तों वो भाषा से संबंधित है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें प्लीज। कौशाली भाषा किस क्षेत्रीय भाषा का उपनाम है? तो अवधी भाषा का कौशाली क्षेत्रीय नाम है। अच्छा प्रश्न है। अवधी भाषा को जो है क्षेत्रीय भाषा में कौशाली भाषा भी कहा जाता है। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है दोस्तों बहुत बड़ा, उसमें इसका उल्लेख मिलता है, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट प्रश्न है, जसहर, चरयू, महापुराण आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो पुष्यदंत जो कि है जिसको संस्कृत का वेद व्यास कहा जाता है, वो व्यक्ति है ये पुष्यदंत। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? तो धनपाल, कहाँ के हैं? धनपाल के, धनपाल, अच्छा सॉरी, भविष्यत कहाँ के रचनाकार, तो पूरा प्रश्न तो मिसप्रिंट है दोस्तों ये कि मतलब रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर धनपाल इसके रचनाकार है। इस प्रकार की रचना है दोस्तों। संदेश राशक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो अब्रेंस भाषा में लिखा गया दोस्तों, ये हिंदी साथ का एक प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न यदि बात करें हम योगासार और परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कवि कौन है? तो जो इंदु, कौन है दोस्तों? जो इंदु इसके रचनाकार कवि हैं। एक तो योगसार रचना है और एक कौन सी है? परमात्मा प्रकाश, दो रचना है उनके कवि का नाम है जो इंदु। नेक्स्ट कौन सी रचना अपभ्रंशकालीन कवि रामधारी सिंह से, इनका होगा पूरा नाम? नहीं, राम सिंह ही नाम है इसका, राम सिंह की है। तो इसका उत्तर दोस्तों तो है पहाड़ दोहा जो रचना है दोस्तों, एक प्रकार की ये व्याकरण रचना है जो कि राम सिंह द्वारा लिखी गई है। तो पयुमचरियु में किस विषय पर वर्णन, पयुमचरियु जो रचना है दोस्तों इसमें किस विषय का वर्णन मिलता है? कृष्ण काव्य का, राम काव्य का, या फिर दुर्गा उपासना का एंड छंदों का, वैविध्य का? तो इसका राम काव्य का इसमें वर्णन मिलता है। अच्छा, पयुमचरियु किस विषय का वर्णन मिलता है? इसमें राम काव्य का मिलता है। नेक्स्ट, अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? अवधी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम सूफियों के जो कवि हैं उनके ग्रंथों में, इनका रचनाओं में, ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, सूफियों के काव्य में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यदि बात करें दोस्तों हम, तो उद्दंत मार्तंड मतलब होता है सूर्य दोस्तों का प्रकाशन, एक रचना है, का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था। उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 में हुआ था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड जो था वो किस प्रकार का था? पाक्षिक था, मासिक था, त्रैमासिक था या साप्ताहिक था? तो साप्ताहिक था दोस्तों ये। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से खड़ी बोली है दोस्तों। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है। पश्चिमी हिंदी से विकसित बोलियाँ कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी की बात चल रही दोस्तों। अपन ने पहली पढ़ी थी पहाड़ी, दूसरी पढ़ी थी राजस्थानी, तीसरी पढ़ी थी अपन ने पश्चिमी हिंदी, या सोरसानी से इन तीनों का उद्गम होता है। और इसके बाद इसमें दो खड़ी बोली आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, तीनों आती हैं। इसका उत्तर होगा नंबर 4 उपछवि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, कौन सा भाषीय क्षेत्र कोरबी यानी खड़ी बोली का है? तो मेरठ जो क्षेत्र यूपी का वो इसके अंतर्गत आता है। आगरा और धौलपुर में कौन सी बोली प्रचलित है दोस्तों? तो ब्रज भाषा वहाँ पर बोली जाती है आगरा और धौलपुर में। हरियाणा और दिल्ली की देहाती क्षेत्रों में किस बोली की प्रमुखता है? तो बांगरू भाषा वहाँ पर बोली जाती है। दोस्तों ये सभी भाषा जो हैं वो हमारे संविधान में इनको शामिल किया गया है क्षेत्र के आधार पर। कन्नौजी बोली का क्षेत्र है,
कन्नौज बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो इटाम बोली जाती है, हरदोई और पीलीभीत तीनों जगह बोली जाती है। बोली से तात्पर्य क्या है? बोली से क्या तात्पर्य दोस्तों? ये बोली से क्या तात्पर्य है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा, बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, गांव में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा, या अधिकांश लोगों में प्रचलित भाषा। तो इसका सही आंसर जो होगा, बोली का तात्पर्य होता है मतलब छोटे क्षेत्रों में बोली जाए, सीमित क्षेत्रों में जो बोली जाती है भाषा है उसी को बोलते हैं हम बोली। भाषा जो है बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, ये इसमें अंतर है। कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली आदि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली बोली कौन सी है? तो अवधी भाषा दोस्तों इन क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रश्न पूछता है कभी इस प्रकार से, छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो रीवा है, रायपुर है, गोंडा है या कानपुर? तो इसका उत्तर होगा रायपुर। राजस्थानी भाषा का क्षेत्र कौन सा है? तो मारवाड़ है, मेवाती है, जयपुरी है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती है दोस्तों। ये सभी इसमें बोली जाती हैं। लगभग 7 भाषा राजस्थानी भाषा में उपभाषाएं हैं जो बोली जाती हैं क्षेत्र वाइज। नेक्स्ट, जोधपुर किशनगढ़ में कौन सी बोली का प्रचलन है? जोधपुर किशनगढ़ में कौन सी बोली का प्रचलन है? तो वैसे जोधपुर में दोस्तों बोली जाती है मारवाड़ी, किंतु यदि बात करें मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है उसको हम देखें ज़रा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। बिल्कुल मैंने बताया आपको मारवाड़ी बोली जाती है जोधपुर में। और जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो लगा हुआ है अजमेर से, उसका पश्चिमी भाग लगता है जोधपुर से। इसका मतलब यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी ये मालवा क्षेत्र, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा इस क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी का क्षेत्र है, मालवी का क्षेत्र है, तो इसका उत्तर होगा मालवी बोली के अंतर्गत जो राजस्थान से लगती है दक्षिणी सीमा इसकी दोस्तों, इसलिए इसको मालवा बोलते हैं, मालवा क्षेत्र। तो इंदौर, उज्जैन और देवास इन तीनों क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, ओके। इसको हम दोबारा एक बार पढ़ेंगे, फिर दोबारा से इसलिए अभी से तो पूरा करते हैं। देखिए, हस्तछाप की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। दोनों के 4 शिष्य रहे हैं दोस्तों, वल्लभाचार्य के और विट्ठलनाथ के। किंतु इसकी स्थापना जो की हस्तछाप की थी वो की थी दोस्तों विट्ठलनाथ ने की थी। हस्तछाप के कवि किस संप्रदाय में दीक्षित रहे हैं? निम्बार्क, पुष्टि मार्ग में, बिल्कुल पुष्टि मार्ग के अंतर्गत आते हैं पूरी हस्तछाप के कवि दोस्तों। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, सूरदास की रचना है, निम्न में से सूरदास की रचना कौन सी? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसाली, चारों की चारों रचनाएं दोस्तों बहुत ही फेमस रही हैं। साहित्य लहरी है, सूरसागर है और सूरसारावली है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सूरसागर कृत, सूर सागर का सबसे प्रमुख जो अंग है, अंश है, वो कौन सा है? वो है दोस्तों भ्रमर गीत, जो कि कक्षा 10 में दिया गया है। बहुत ही शानदार पार्ट है दोस्तों नंबर 1 का। उद्धव और श्री कृष्ण में और गोपियों के बीच में यहाँ संदेश दिया गया है, इसमें संदेश भेजता है, उस पर आधारित है भ्रमर गीत, बहुत ही शानदार है। आप उस वीडियो को देना चाहें तो मेरे यूट्यूब इसी चैनल पर दोस्तों पड़ा हुआ है, 10वीं क्लास का व्याख्या सहित पड़ा हुआ पूरा वीडियो प्रश्न सहित। और कवि गड़ैया नंददास जड़िया किस कवि के संदर्भ में ये कहा गया दोस्तों? तो नंददास जो कवि हैं उनके बारे में ये पंक्तियाँ हैं कि और कवि गड़ैया नंददास जड़िया, नंददास के बारे में ऐसा कहा गया है। एक और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, संत कहाँ शीघ्र को काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि को नाम। अर्थात संत मतलब इस एक मुस्लिम कवि था, मुस्लिम जो शासक था उसके पास में जाता है बार बार, कौन दोस्तों? कुंभनदास। और जाति 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 इस प्रकार से उसकी पनैया गिर जाती हैं, हरि का नाम जो है बिसर जाता है, भूल जाता है बोलना। उसकी पंक्तियाँ ये 9th क्लास कक्षा 9th में इसका पंक्तियाँ हैं पार्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है, हित 84 की रचनाकार, हित 84 रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो हित हरिवंश, ये से याद रखना है आपको, हित हरिवंश दोस्तों। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ माना कौन सा जाता है? आधुनिक काल की बात चले भ्रमर गीत का तो कौन सा माना जाता है? भ्रमर दूत माना जाता है। भ्रमर दूत के रूप में किसे भेजा गया था दोस्तों? उद्धव को भेजा गया था, जो सखा थे उनके श्री कृष्ण के, तो भ्रमर दूत को माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में 100 प्रश्न समाहित किए गए हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा दोस्तों। देखते हैं आगे। उद्धव शतक नामक ब्रजभाषा काव्य के रचनाकारक कौन है? उद्धव शतक बहुत अच्छा एक ग्रंथ दोस्तों, तो इसके रचनाकारक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। गोस्वामी हित हरिवंश राय ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का इसने क्या किया? प्रवर्तक। ये प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? हित हरिवंश। ब्रजभाषा के स्थान पर आधुनिक काल में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? अच्छा प्रश्न है, किसको जाता है दोस्तों? देखिए, अजर प्रसाद द्विवेदी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी को इसका श्रेय जाता है। ब्रजभाषा के स्थान पर आधुनिक भाषा में खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूपी जो है बोलने का, उसमें समाहित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्रजभाषा का स्वर्णकाल जो माना जाता है वो किस काल को माना जाता है? तो रीति काल को माना जाता है। अच्छा प्रश्न है, ब्रजभाषा का स्वर्णकाल माना जाता है रीति काल को। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी जो है स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, पूरे प्रश्नों को पढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस प्रकार की भाषाई कृति हैं, रचनाएं हैं? तो ये दोस्तों किस भाषा की रचनाकार हैं? ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश की रचना है दोस्तों। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ये एक प्रकार की दोस्तों ये व्याकरण रचना है, वर्ण रत्नाकर। इसके लेखक कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकारक कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। हिंदी भाषा का विकास का जो उचित क्रम है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंदी भाषा के विकास का जो उचित क्रम है वो है वैदिक संस्कृत से आई है पाली, पाली से आई है प्राकृत, प्राकृत से आई है अपभ्रंश, अपभ्रंश से किसका उद्गम हुआ है? हिंदी भाषा का उद्गम हुआ है। तो इसका क्रम आप याद रखें, वैदिक संस्कृत, वैदिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास मुख्य रूप से कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से इसका रूप माना जाता है मुख्य रूप से। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो इसमें जो व्यक्ति है वो इसका नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके ये हिंदी को क्या कहते हैं? विद्वान मानते हैं, सॉरी ये अपभ्रंश को हिंदी कहने वाले हैं, ये उनको मानते हैं मतलब। परवर्ती अपभ्रंश का अन्य नाम क्या है? तो अबहट्ठ। परवर्ती अपभ्रंश को अबहट्ठ के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो पूर्वी हिंदी अपन ने पढ़ा था दोस्तों, ये माना था अपन ने अर्धमागधी, मागधी से बिहारी का और सुरसैनी से किस किस का होता है? पहाड़ी का, पश्चिमी हिंदी का एंड राजस्थानी का। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणु महारा कंतु किस कवि की पंक्तियाँ हैं दोस्तों? ये तो सिंपल प्रश्न है, कंतु मंजू, तो मुंज कवि जो है उसकी रचना, उनकी पंक्तियाँ रचना की ये भल्ला हुआ जो मारिया बहिणु महारा कंतु। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? बहुत ही शानदार, देखिए, अवधी भाषा का अन्य प्रचलित रूप क्या है? तो बैसवाड़ी, बिल्कुल अवधी भाषा को बैसवाड़ी भी कहा जाता है। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बैसवाड़ी क्षेत्र में इसको अवधी भाषा को कहा जाता है। ब्रजबुली किस भाषा का नाम है? तो बांग्ला का, बांग्ला भाषा का दूसरा नाम क्या है? ब्रजबुली। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतवर्ष में हिंदी जानी जाती है, भारतवर्ष में हिंदी जानी जाती है किस नाम से? तो राष्ट्रभाषा के नाम से जाती है। जानी जाती है नहीं दोस्तों, ध्यान रखें, हिंदी को राजभाषा माना गया ना कि राष्ट्रभाषा, किंतु ये जानी जाती है, मानी जाती है राष्ट्रभाषा के रूप में, ये ध्यान आप जरूर रखें। अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट, ब्रजभाषा का कौन सा रूप सर्वाधिक किस विधा में देखने को मिलता है? ब्रजभाषा का रूप
काव्य रूप में, कहानी रूप में, गद्य रूप में या नाटक रूप में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी सूरदास की रचना है तो किस भाषा में, ब्रज भाषा में है। जिसका ब्रज भाषा मतलब कविता के रूप में है तो एक काव्य रूप में इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। अवधी भाषा की सर्वप्रथम जो रचना है, अवधी भाषा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है दोस्तों? तो चंदायन, ये अवधी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन सी? चंदायन। मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात साहित्यकार कौन से हैं? अच्छा प्रश्न है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी जो बोली है वो बहुत ही प्यारी है दोस्तों, इसलिए मैथिल कोकिल का नाम कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मृगावती के रचनाकारक कौन है? तो कुतुबुन। अच्छा प्रश्न है। मृगावती जो रचना है उसके लेखक जो रचनाकार है वो है कुतुबुन। शेख नकीबी की रचना कौन सी है इसमें से बताना है आपको? तो ज्ञानदीप। शेख नबी ये रचना कौन सी है? ज्ञानदीप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। हंस जवाहिर नामक सूफी काव्य के रचनाकार, सूफी काव्य दोस्तों ये कासिम शाह इसके रचनाकार हैं, हंस जवाहिर। नेक्स्ट प्रश्न है। चित्रावली नामक सूफी काव्य के रचनाकार कौन है? चित्रावली तो उस्मान इसके लेखक हैं दोस्तों, चित्रावली रचना के। सत्यवती कथा नामक सूफी काव्य के रचनाकार कौन है? तो ईश्वर दास है। कौन है दोस्तों? ईश्वर दास। जायसीकृत पद्मावत की भाषा कौन सी है? जायसीकृत पद्मावत की जो भाषा है वो कौन सी है दोस्तों? ठेठ अवधी है। बिल्कुल ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी भाषा में इन्होंने जायसी की रचना की है। जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई है। ठीक है, जायसीकृत पद्मावत की जो रचना की वो किसने की है? जायसी ने की है। इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? ठेठ अवधी भाषा का इसने प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। तुलसीदास के रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है दोस्तों। कौन सी भाषा है? अवधी। किंतु यहाँ पर देखा परिनिष्ठ अभ्रंश मतलब सुधरा हुआ रूप, इसको अभ्रंश बोलते हैं। तो तुलसीदास के रामचरितमानस की जो भाषा है परिनिष्ठित अभ्रंश मानी जाती है। दोस्तों इस प्रश्न को आप थोड़ा ये मिसप्रिंट है, इसका उत्तर है सही ठेठ अवधी ना कि अभ्रंश। ठीक है, तुलसीदास की 5 रचनाएं अवधी भाषा की हैं दोस्तों और 7 रचनाएं जो हैं वो आपकी ब्रज भाषा की हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें जिसने आचार्य रामशुल्क ने उनको माना है, 12 रचनाएं माना है, 7 ब्रज भाषा की हैं, 5 किसकी हैं दोस्तों? अवधी भाषा की हैं। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। तुलसीदास की कवितावली और विनयपत्रिका दोनों रचनाएं किस भाषा की हैं? ब्रज भाषा की हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें ब्रज भाषा की है। तुलसीदास द्वारा कृत कवितावली विनयपत्रिका ये ब्रज भाषा की रचनाएं 7 के अंतर्गत आती हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भिन्न सूफी काव्य कौन सा है? आखिरी कलाम, चंदायन, अखरावट और पद्मावत। तो चंदायन ये अवधी भाषा का काव्य दोस्तों, अभी मैंने पढ़ा था इसको। अवधी भाषा का प्रथम काव्य इसी को माना जाता है रचना। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अष्टचाप के जो कवि हैं दोस्तों सूरदास, उसमें इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न यदि हम पढ़ते हैं हम मालवी क्षेत्र पर पढ़ सकें इसको अपन। नेक्स्ट पश्चिमी पहाड़ी बोली के अंतर्गत अन्य नाम क्या है इसका? पश्चिमी पहाड़ी का तो नेपाली इसके अंतर्गत आता है। पश्चिमी पहाड़ी बोली के अंदर नेपाल आता है। कौन सा था दोस्तों? नेपाल आता है। तो पश्चिमी पहाड़ी का अन्य नाम जो है दोस्तों वो है नेपाली। कुमायूनी बोली का प्रचलित रूप कौन सा है? तो अल्मोड़ा है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कुमायूनी बोली का प्रचलित रूप कौन सा है? अल्मोड़ा है। वाराणसी क्षेत्र में प्रचलित बोली का नाम क्या है? तीसरा उत्तर भोजपुरी है दोस्तों। पटना में किस बोली का प्रचलन है? पटना राजधानी जो उसमें मगही क्षेत्र यानी बिहारी के अंतर्गत आती है दोस्तों। पटना बिहार के अंतर्गत आता है और वहाँ पर बोली तो मगही।
भुज में मैथी। 3 भाषा वहाँ पर, भोजपुरी, मगही एंड मैथिली। नेक्स्ट, उत्तरकाशी बद्रीनाथ एंड किस में किस बोली का प्रभाव है? तो गढ़वाली बोली वहाँ पर बोली जाती है उत्तराखंड में दोस्तों, आसपास एरिया। मगही किस उपबोली है? तो इसको अपन ने पढ़ा था, अभी बिहारी की है दोस्तों, पढ़ चुके हैं अपन डायग्राम में। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को हिंदी की अंतर्गत समाहित करने वाली विद्वान जो है वो कौन से हैं? तो समाहित करने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टोड के शिष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ में कौन सी बोली का प्रचलन है दोस्तों? तो अवधी भाषा लखनऊ में बोली जाती है, यूपी की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र ब्रजभाषा के अंतर्गत आता है? तो वाराणसी यूपी के अंतर्गत आता है, ये ब्रज क्षेत्र में अंतर्गत आता है, ना कि भरतपुर, धौलपुर, मथुरा। कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है? ब्रजभाषा की रचना नहीं है दोस्तों। विनय पत्रिका ब्रजभाषा की है दोस्तों, तुलसीदास की है। भ्रमर गीत, प्रेम वाटिका और मृगावती। भ्रमर गीत भी ब्रजभाषा की रचना है, सूरदास की है दोस्तों, और प्रेम वाटिका भी है, जबकि मृगावती इसकी नहीं है। तो तीसरा उसका उत्तर होगा अपभ्रंश के व्याकरण के रचनाकारक। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? इसका उत्तर अष्टछाप के कवियों के द्वारा रचना लिखी गई, उसमें इसका उल्लेख मिलता है, काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, युक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक रचना के लेखक कौन है दोस्तों? दामोदर दास कवि है। एक व्याकरण रचना है दोस्तों, ये एक व्याकरण रचना है। कौन सी? युक्ति व्यक्ति प्रकरण। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खड़ी बोली का विकसित रूप अपभ्रंश से हुआ है? तो अभी मैंने पढ़ा था इससे पहले, शोरसनी से हुआ दोस्तों इसका प्रश्न जो है उद्गम। खड़ी बोली गद्य के खड़ी बोली पद गद्य की सर्व प्रमुख रचना कौन सी है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, चंद छंद बर्मन की महिमा। इसका उत्तर नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी की पौड़ रचना मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? भाषा योग वशिष्ठ मानी जाती है। कौन हिंदी गद्य के आरंभिक लेखकों में से एक होते हैं? तो लल्लू लाल हैं, मुंशी सदाशुक लाल हैं और सदर मिश्र हैं, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखों में कौन कौन से का नाम आता है? लल्लू लाल आता है, सदर मिश्र आता है, मुंशी सदाशुक लाल दास आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू का अध्यापक कौन था? ऐसा प्रश्न नहीं आता है, जॉन गिलक्राइस्ट। कभी कभी आ जाए प्रश्न तो देख लेना दोस्तों। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक के रूप में नहीं था? तो कौन नहीं था? लल्लू लाल था, आ सकता है दूसरा प्रश्न ये। सदर मिश्र और गिलक्राइस्ट, इंशाअल्लाह खान इसमें नहीं है। हिंदी गद्य की वह प्रारंभिक रचना जिसमें पंडिताइन पन की भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है? उत्तर है प्रेम सागर में इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, किस व्यक्ति के प्रयासों से हिंदी भाषा को कॉलेजों में स्थान मिला है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद के माध्यम से मिला है योगदान। हिंदी खड़ी बोली किस रूप को श्यामचंद्र शुक्ल ने प्रौढ़ कवि माना है भाई? तो राम प्रसाद निरंजनी को एक प्रौढ़ कवि माना है हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड, ठीक है। और उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? मतलब इस पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादन किया करते थे दोस्तों। ये इस प्रकार वीडियो में 100 प्रश्न समाहित किए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी इससे जो है भला हो सके। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए लेना है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर डायल करें, अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपकी PDF को भेजा जा सके। और दोस्तों यदि टेलीग्राम पे यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुनील बातम स्टडी के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, उस पर भी आप जाकर ये परचेज कर सकते हैं। मतलब फ्री में ले सकते हैं, आप परचेज नहीं करना, आपको फ्री में आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।